हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे कि मैंने मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी, कौन सी बुक पढ़ी और कैसे मैथ्स में मैक्सिमम नंबर लाया जा सकता है। और आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, चाहे अंडर ग्रेजुएशन का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, मैथ्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं और एडवांस मैथ में आरआरबी एनटीपीसी वालों को क्या क्या पढ़ना है, इस सब पे हम बातें करेंगे। तो देखिए, जब मैंने तैयारी शुरू करी 2017 के करीब में, 16-17 के करीब में, तो उस समय ऑनलाइन का इतना ट्रेंड नहीं था। तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी और वहाँ से धीरे धीरे मैंने जो है मैथ्स के एक एक चैप्टर पढ़ाते, जानते ही ऑफलाइन में 1 घंटे, हफ्ते में उस समय 2 घंटे की क्लासेस होती थी। तो ये सब तो बातें थी। फिर मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी करी। क्या करी कि मैं सिलेबस ख़त्म नहीं करता था और कोई एक पुस्तक, एक बुक पे नहीं रुका। मतलब क्या है मेरा कि आप कोई एक ही बुक पकड़िए। लास्ट में मैंने क्या किया, जो राकेश यादव सर की 7300 की मैथ्स आती थी उस समय, उस बुक को लिया और उसमें सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके सारे क्वेश्चन मैं लगाता था 2 से 3 बार। उससे मेरी पकड़ मजबूत होती गई और रिवीजन होता गया। ठीक है। और जो लोग एकदम नए हैं, मतलब जिनको जो आर्ट बैकग्राउंड से हैं, उनको मैथ्स धीरे धीरे सीखनी चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए, आप अगर 10 क्वेश्चन पहले दिन लगा रहे हो तो दूसरे दिन 10 क्वेश्चन पहले वो वाला रिवाइज करो, फिर आगे आप जो है नया क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है। अब ये सब तो है कि आपको कैलकुलेशन भी अच्छे से करना होगा। ये समझिए कि 6 महीने अगर आप 3 घंटे डेली मैथ्स के दे रहे हैं, तो सबसे पहला काम जो हमको करना चाहिए कि हमको सिलेबस सही से खत्म करना चाहिए। आजकल क्या है, आजकल ऑनलाइन कोचिंग का ट्रेंड है, तो लोग हर चैप्टर के 100 से 150 क्वेश्चन तो मिनिमम करवा ही देते हैं। तो मुझे नहीं लगता किसी और बुक पे जाने की ज़रूरत है। आप उन 100-150 क्वेश्चन को करके, उनको बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करके, उसके बाद सीधे आप सेक्शनल मॉक दीजिए, जो भी सेक्शनल टेस्ट होते हैं, और मॉक पे जाइए, फिर उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन फंसे वो करिए। ठीक है। ये सब तो बातें हैं जो मैथ्स में आपको नंबर धीरे धीरे कंसिस्टेंटली बढ़ा सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि जो अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है या ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, कोई भी हो, उसमें एडवांस मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। या जो आरआरबी एनटीपीसी क्या इतना डीप में एडवांस मैथ पूछती है, तो नहीं। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है जो आपको पढ़ने चाहिए, मेंसुरेशन में क्या पढ़ना चाहिए, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सबकी बात करेंगे। उसके साथ साथ अरिथमेटिक को कैसे स्ट्रॉन्ग करें हम। ठीक है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बहुत बार बताया है, फिर बता रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ट्रिग्नोमेट्री एंगल के टेबल होते हैं, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 से 90 तक, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करूंगा। इससे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। कैसे सवाल पूछे जाते हैं, आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे की बात कर रहा हूं, ग्रुप डी की, और सीजीएल में भी पिछली बार मैंने देखा तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछे। कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि साइन 30 प्लस टेन 30 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है। क्योंकि टाइम कम होता है तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स है, जो साइन कॉस थीटा, इनके आपको जो एंगल है इनके वैल्यू जरूर याद होना चाहिए 0 से 90 तक। और इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। आप साइन का भी याद कर लेंगे तो सारे का याद हो जाएगा उसी से। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी जो चीजें हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपको जरूर आना चाहिए। जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही सारी चीजें, मतलब सेक थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, ये सब आपको याद। इसके साथ साथ 3 आइडेंटिटीज, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट सवाल इस पे पूछा जाता है, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटीज पे भी डायरेक्ट सवाल पूछता है। और क्या सवाल पूछता है, जैसे वो पूछ लेगा कि साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस 30 इज इक्वल टू क्या होगा। अब थीटा की वैल्यू वो कुछ भी दे सकता है। तो मतलब क्या है कि जो चारों क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, इसमें हम लोग याद करते थे ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है, टेन कॉट पॉजिटिव, और वो इसको याद करना भी बहुत जरूरी है आपके लिए। इस पे भी डायरेक्ट सवाल आता है और ये बहुत ईजीएस्ट चीज है ट्रिग्नोमेट्री की, जिसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। 3 चीजें हैं, समझ गए ना आप लोग। पहली क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री जो एंगल्स होते हैं उनका टेबल, वो जो मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया और मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगा। दूसरी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, और तीसरी जो चारों क्वाड्रेंट में वैल्यू होते हैं। इससे जरूर आपको ये समझिए कि आरआरबी एनटीपीसी के जो पिछले एग्जाम हुए हैं उसमें 2 से 4 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का पूछा गया है। एक क्वेश्चन और जो पूछा जाता है वो हाइट एंड डिस्टेंस पे श्योर है।
अब हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जो ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स की वैल्यूज याद होंगी, क्योंकि उसमें ऑब्वियस से साइन 30, साइन 60, टेन 30 इन सब की वैल्यू का ही यूज होता है। ठीक है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में ये 4 चीज जरूर पढ़िए, मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर करूंगा, उसको देखिए। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री आप हटा दीजिए। अब बात करते हैं हम, अगर आपने जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का देने जा रहे हैं, आपने अगर अभी तक ज्योमेट्री में कुछ नहीं पढ़ा है तो आप ज्योमेट्री छोड़ दीजिए, क्योंकि क्या है, आप ज्यादा मैक्सिमम टाइम देंगे और एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आने वाला है। और अगर पढ़ सकते हैं, आपके पास टाइम है, तो ज्योमेट्री में आप सारे ट्रेंगल पढ़िए कि आइसोसेलेस ट्रेंगल क्या होते हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, इन सर्कल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रेंगल का आउटर सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये सब चीजें पढ़िए। और जो ट्रेंगल से रिलेटेड थ्योरम है, या सर्कल में जैसे हम लोग पढ़ते थे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो इन सब चीजों पे जो डायरेक्ट चीजें हैं वही पूछी जाएंगी आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक है, इससे भी रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। ठीक है, और इससे ज्यादा आप कुछ मत करिए, अगर नहीं पढ़े, अगर पहले से जो कुछ भी आप पढ़े हैं ज्योमेट्री में उसको सिर्फ रिवाइज करिए। ठीक है, और एक ज्योमेट्री में जो इंपॉर्टेंट होता है कि 2 अगर पैरेलल लाइंस हैं, उनको कोई तीसरी लाइन जो है वो सेकेंड बाइसेक्ट कर रही है, तो उसके सारे एंगल, एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको ज्योमेट्री में अभी कुछ नहीं पढ़ना है, और एसएससी वालों को तो ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपके लिए लाऊंगा। मेंसुरेशन में मैंने बताया 1 से 2 क्वेश्चन आता है, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना, फिर भी आपको कम से कम 2D के सारे एरिया पता होने चाहिए, 3D के सारे एरियाज पता होने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए उस पर, और आपने किए ही होंगे, 1 से 2 साल हो गया, 1-1.5 साल हो गया परीक्षा का फॉर्म आए हुए, तो आपने परीक्षा में क्वेश्चन किए ही होंगे। उसको फिर से रिवाइज करिए, सारे फॉर्मूले रोज रिवाइज करिए, मॉक कम दीजिए, 2 दिन में एक ही मॉक दीजिए और उसको अच्छे से रिवाइज करिए। तो ये हो गई एडवांस मैथ की बात। ठीक है, अब बात करते हैं अरिथमेटिक। अरिथमेटिक ही ऐसा है जो आपको आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे में जो है वो क्या करता है, सिलेक्शन दिलवाता है। कैसे दिलवाता है, मैंने बहुत बार बताया है कि इसमें से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो एलसीएम एचसीएफ से आता है। अब समझिए 3 से 4 क्वेश्चन एलसीएफ एचसीएफ से आते हैं, मतलब उसको उसके सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। और पिछले कई सालों से टीसीएस ही क्वेश्चन करा रहा है, तो मुझे लगता है कि टीसीएस से ही क्वेश्चन अडॉप्ट किए जाते हैं ज़्यादातर। तो जो लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं कहीं भी, वो मॉक सारे रिवाइज करिए अच्छे से, अब ज़्यादा मॉक मत दीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको एलसीएम एचसीएफ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, समझ लीजिए, या 4 से 5 भी हो सकते हैं। नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम में आपको रिमाइंडर थ्योरम जरूर आनी चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और वो जरूर आपको पढ़ना चाहिए। अब रिमाइंडर थ्योरम में जैसे क्वेश्चन क्या आते हैं मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे एक नंबर है, अ नंबर इज बीइंग सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 12 and 15 लीव्स रिमाइंडर 486 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 180। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो पिछले साल आए। जैसे क्या हिंदी, क्या मीनिंग होगी इसकी, हिंदी अगर कोई एक नंबर जो है 12 और 15 से डिवाइड किया जा रहा है तो उसका रिमाइंडर 486 आ रहा है, अगर उसी नंबर को 180 से डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो है वो बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है टाइम एंड डिस्टेंस, ये क्वेश्चन आपका गलत ही नहीं होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और एवरेज से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। एवरेज का क्या फंडा है कि एवरेज थोड़ा कैलकुलेटिव आएगा। अभी अगर पॉइंट में, डेसिमल में उसने दे दिया तो एवरेज कैलकुलेटिव हो सकता है, तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए कि कैलकुलेशन भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या, जब एग्जाम दे तो बिल्कुल हड़बड़ाए ना, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, सारे ऑप्शन देखिए। मैथ्स का कैसा करते हैं कि मैथ्स आप अच्छे से लगाइए। मैं क्या बताऊं कि मैं मैथ्स जब रिवाइज करता था, जितने भी मॉक मैंने दिए थे, जितने क्वेश्चन मेरे मैथ में फंसते थे ना, मैं उससे खुश होता था कि चलो मेरे यहाँ पे क्वेश्चन फंस रहे हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे उतना अच्छा मैं रिस्पॉन्स जो है एग्जाम में दे पाऊंगा। तो आपके साथ भी ऐसे होगा, जब आप 100-150 मॉक दे लेंगे ना, एसएससी और रेलवे जो भी मिला के, तब कहीं आपके क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा नहीं भाई ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, ये नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, तो आप इससे बिल्कुल मत घबराइए। अभी जो अंडर ग्रेजुएट वाले हैं उनके लिए 1 से 1.5 महीने का समय है, आप अच्छे से एक एक चीजें पढ़िए। तो मैथ्स में मैं बस यही कहूंगा कि आप कोई एक ही बुक लीजिए, उसको बार बार लगाइए, या जो भी कोचिंग आपने करी है ऑनलाइन उसके जो भी क्वेश्चंस हैं उसका बार बार रिवीजन करिए, फॉर्मूलाज का रिवीजन करिए। इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आपको मॉक में लग रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, उस पर स्टार बना लीजिए कि मेरे को क्या है, इससे कौन सा नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला। उसका जब आप जब बार बार मॉक दिए ही होंगे 1-1.5 साल से, मुझे पता है सब लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे,
और उन सारे क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन करिए, ठीक है। थोड़ा देर बैठ के सोचिए भी कि भाई कहाँ गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, इन सब बातों पे विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी मैथ्स में जो आर्ट वाले हैं उनको स्पेशली बताऊंगा कि आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, एक साथ मैथ आपको नहीं आएगी, और हड़बड़ाइए मत बिल्कुल। कम से कम 6 महीने सिलेबस खत्म करने में लगता है, ये एक 100% ट्रू बात है। आप सोचे कि 2 दिन में हम सिलेबस खत्म कर लेंगे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। अपने आप को समय दीजिए, एग्जाम को समय दीजिए, सिलेबस को समय दीजिए, ठीक है। सब अच्छा होगा, धीरे धीरे पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।